हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी। सॉरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, जो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब अभी हम समझेंगे, और एग्जाम की इसकी वेटेज की बात करें तो बेटा 4 नंबर है। देखो, बेसिक समझने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, स्टोरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये मैं क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड की स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब है, वो पंजाबी था। ठीक है, तो मैं सुबह सुबह उसके घर गया, तो उसकी वाइफ किचन में काम कर रही थी, और किचन में जब काम कर रही थी तो बहुत शोर आ रहा था। तो वहां पर उसका हस्बैंड बोलता है, वो भगवान की कर दी पई है। तो अंदर से आवाज आती है, तेरा ही स्यापा पै गया है। तो मैं उनसे, वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये बता कि यार क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? वो भगवान की कर दी पई है, मतलब उसका उसने मेरे को मतलब बताया कि भैया मैं अपनी बीवी से पूछ रहा हूँ कि भैया क्या कर रही है किचन में, मतलब क्यों इतना शोर आ रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा भाभी जी ने क्या कहा, मतलब उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा भाई तेरा ही स्यापा पै गया, मतलब इसको उन्होंने प्यार से बोला। अब मैंने कहा स्यापा ही पै गया, मतलब इसका मैं मतलब समझना चाहता था। तो कह रहा भैया जब हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ जो है फूट फूट के रोती है, और जो फूट फूट के रोती है तो उसी को बोलता है भाई तेरा ही रोना मैं पै रही हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ी अजीब बात हो गई। तो हालांकि वो मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं उनसे पूछा यार ये मतलब क्या, तो वो उसने मुझे बताया हम दोनों की आपस की क्या है, टर्म्स है, हमारी लैंग्वेज है। मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा तो मैं समझ गया। मैंने कहा आप लोग ना पंजाबी में बात कर रहे हो, तो ये आप लोगों की आपस की क्या है, टर्म्स है बेटा। तो चलिए उसको इग्नोर करते हैं स्टोरी को। मैं बेसिकली आपको यही बताना चाहता था कि उनकी आपस की कुछ टर्म्स हैं। अब देखो, ठीक उसी तरह से टर्म्स को समझने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर के पास गया। सर कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हेल्थ इशू होता है तो जाना ही पड़ता है। मैंने कहा साहब मेरी तबीयत खराब है, उन्होंने मेरे को स्लिप पर पर्ची पर दवाई लिख दी। मैं गया सीधा स्टोर पे। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करता रहा, बहुत कोशिश करता रहा कि शायद मैं देख लूं, मुझे समझ आ जाए क्या लिखा, पता समझ ही नहीं आया। लेकिन मैंने केमिस्ट को दिया और कहा भैया आप ये मेडिसिन दे दो, और वो झट से समझ आ गया उसको, और मतलब इतनी राइटिंग भी गंदी थी, मतलब समझ नहीं पाया। तो मैंने फिर केमिस्ट वाले से पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, कोई भी दवाई होती है और कैसा भी पर्चा होता है, और तुम और वो पता कोई सी भी राइटिंग में लिखी हो तुम झट से समझ जाते हो, मतलब इसका यार लॉजिक क्या है? तो उसने बताया कि भैया डॉक्टर और हमारी जो आपस की कुछ टर्म्स होती हैं जो हम आपस में समझते हैं। मैंने कहा हो सकता है आपकी कुछ लैंग्वेज होती होगी, आपकी कुछ कोड वर्ड होता होगा, ठीक है ना। जैसे कि कई पुरानी पिक्चरें आपने देखी हैं, टेंगो चार्ली, हेलो हेलो चार्ली, तो उसमें भी कुछ कोडिंग की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, वो भी हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद कहीं आपने वर्ड सुने होंगे, जैसे कि मैं आप बोलूँगा साइंस साइड के वर्ड हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब इतने भारी भरकम शब्द हैं कि मेरे को तो इनका मतलब आज भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर आप किसी साइंस साइड के स्टूडेंट से पूछेंगे कि भैया इसका मतलब, तो शायद उसका मतलब बता पाए, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट की टर्म्स हैं। ठीक है, अब एक बात और कर लेता हूं मैं आपके साथ, ये मैं आपको रियल में आपको बता रहा हूं। अब मान लीजिए कई बार कोर्ट में जो जब जाते हैं, कोर्ट जैसे कि कोई लॉयर होता है, जब लॉयर केस लड़ता है तो वो जज के सामने कुछ स्पीच रखता है, और कई बार मैं बड़े ध्यान से उस स्पीच को सुन रहा था, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मैंने बोला कि यार ये तुम शब्द यूज कर रहे हो क्या, मतलब इस वर्ड का लिटिगेशन कर रहा था, बार बार लिटिगेशन में कहा यार लिटिगेशन का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। तो लिटिगेशन का मतलब होता है केस करना। तो मैंने उससे लॉयर से पूछा, तो लॉयर और जज समझ रहे थे आपस में, पता लॉयर भी समझ रहा था और जज भी समझ रहा था कि भाई आपस में क्या उनके अंडरस्टैंडिंग, तो वो उनकी बेसिक टर्म्स थी। तो ठीक बेटा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग की भी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो बार बार लगातार आपको बोले जाते हैं, जो सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ही पता लगेगा भैया इसका मतलब क्या है। तो वही वर्ड हमें, वही शब्द हमने सीखने हैं कि उसके बारे में क्या है, कैसे है। तो यहां पर पहला मैं आपको लेके चलूंगा, मैं आपको यहां पर पहला ट्रांजेक्शन देगा। पहले मैं वर्ड आपको बताने चलूंगा कि सर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है, देखो मैं जो अकाउंटिंग करूंगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा।
कि बिजनेस क्या कहता है, और बिजनेस ऑनर को भी अलग रखता है कि भैया आप अलग रहो, मैं तो सेपरेट हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर बात करूंगा कैपिटल, तो मैं कह सकता हूं कैपिटल वो पैसा होता है जो ऑनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब अगर मैं कोई बिजनेसमैन कर रहा हूं तो मैं कुछ पैसा कह लूं या काइंड कह लूं, उसको क्या लगाऊंगा बिजनेस में। तो कैपिटल इज अ अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या ऑनर इन द बिजनेस। अब इट मे बी कैश और काइंड। सर काइंड का मतलब देखिए, ये जो आप जिस प्लेटफॉर्म से, टॉपर प्लेटफॉर्म से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए इसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर ने क्या क्या लगाया होगा। सर ने जो कैमरा लगाया होगा, अब कैमरा क्या है, काइंड ही तो है। अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कैमरा लेके आए, काइंड है, ठीक है। और भी जितनी भी एक्टिविटी है आपको, कैश और काइंड, यानी पैसा लेके आओ या फिर कुछ भी एसेट लेके आओ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग ले आओ बिजनेस के अंदर, कार ले आओ आप बिजनेस के यूज करने के लिए, कुछ भी एनीथिंग ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, देखो एक पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पर दे रखी है ताकि आपको और अच्छे से तरीके से समझ आए। पहले मतलब समझो पिक्चर्स में बेटा मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। देखो ये है ऑनर और ये पैसे की पोटली लेके जा रहा है कहां पर, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप आपको यहां समझ। कैपिटल क्या है, एक अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर कह लो या फिर ऑनर कह लो, किसके अंदर बेटा जी, बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। आई होप आप समझ पाए। यानी कि मैं बार बार हम कुछ शब्द यूज कर भाई, कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ऑनर अपने बिजनेस में लगाता। अब जरूरी नहीं है कि कैश में ही हो, ये काइंड में भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए बेटा इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, ज्यादा दिमाग भी लड़ाने का नहीं, बस टर्म समझ लो, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद हम सर आगे चलते हैं। सर हमने कैपिटल समझ लिया, सर अब हमें आप ड्राइंग समझा दीजिए। चलिए ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग क्या है, बेसिकली एक शब्द है ड्राइंग, एक वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है ना, उसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हो। सर कोई एग्जांपल देके बताओ ना, जैसे कि मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया और अचानक से मुझे काम पड़ गया, यार मुझे तो बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, अरे यार मुझे तो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10 लाख है ना, इन्हीं में से करके या फिर जो मैंने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया उससे मैं कर लेता हूँ। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे अपने पर्सनल खर्चे, बिजनेस के पैसे से अपने पर्सनल खर्चे आप बियर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पैसे को जो आपने विड्रॉल किया बेटा उसको कहेंगे ड्राइंग, ठीक है जी। तो देखो एनी कैश और वैल्यू विड्रॉल बाय द ओनर, ठीक है जी। इसमें ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है बेटा जी, सिर्फ समझना है वर्ड का मतलब कि जब वर्ड आए ड्राइंग। अब देखो यहां पर एक पिक्चर्स भी मैंने दे रखी है, आप पिक्चर्स में देखिए, पिक्चर्स में देखिए बेटा आप, ये देखिए ये बिजनेस है, बोलो हाँ के ना सर, ये बिजनेस है। सर ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर से आप क्या लेके जा रहे हो बेटा, कैश लेके जा रहे हो। क्या लेके जा रहे हो, कैश। और आप गुड्स भी लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैश ही लेके जाओ। तो यहां पर ये देखो रॉ मटेरियल, ये गुड्स का भी वो मैंने दे रखा है, तो ये अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है जी। तो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है जो ओनर विड्रॉल करता है अपने बिजनेस से, यानी बिजनेस से पैसा या गुड्स निकाल ले अपने पर्सनल यूज के लिए। जी सर। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे क्योंकि टर्म्स है। उसके बाद एक टर्म्स आई है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए जी लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी मतलब मैं कह सकता हूं कर्ज ऑफ द बिजनेस, मतलब कि कर्जा, किसी का कर्जा देना, यानी कि मेरे को अगर बिजनेस करना है तो मैं अपना पैसा तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, साथ में किसी और से भी लोन ले लूं, बैंक से भी लोन ले लूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, मतलब कि मैंने कर्जा ले लिया, मैंने लोन ले लिया, तो उसको यहाँ टेक्निकली बोलते हैं लायबिलिटी। यार मैंने सर पे लायबिलिटी बढ़ा ली, ठीक है ना, या किसी पैसा उधार ले लिया। और अगर मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर अगर मैं क्रेडिटर से, क्रेडिटर अभी आपको नहीं पता लेकिन थोड़ा सा मैंने बताया था, क्रेडिटर कौन होता है,
जो हमें क्रेडिट पर उधार गुड्स सप्लाई करता है। कहाँ बताया था सर? जब हम एक्सटर्नल यूजर्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना जी सर। तो वहां मैं कह सकता हूँ क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है, आगे देखेंगे। लायबिलिटी मतलब कर्ज ऑफ द बिजनेस। अब ये बेटा दो तरह के भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विच इज पेड और पेबल बाय, या कहूं मैं कहूं कि विद इन 1 ईयर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। और मान लो ऐसी लायबिलिटी जिसको मैं पेड कर रहा हूं, पेड या पेबल है मोर देन 1 ईयर, तो उसको मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे रीड कर लेते हैं क्या है। द अमाउंट विच फर्म ऑन्स, मतलब फर्म ऑन्स का मतलब होता है ऋणी, टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का छोड़ के वैसा। देखो यहां पर मैंने एक पिक्चर्स भी दे रखी है। पिक्चर्स में क्या है, आपको बिजनेसमैन को, ये बेटा बिजनेसमैन है, ठीक है, ये कौन है बेटा जी? ये है बिजनेसमैन। और ये कौन है? ये हमारा बैंक समझ लो, या क्या कहते हैं क्रेडिटर समझ लो। क्रेडिटर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आप लेंडर वगैरह कुछ भी समझ सकते हैं। देखो ये उधार सामान ले रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है जी। आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए सर बात समझ आ गई। अब इसको हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लायबिलिटी को बेटा जी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर कितने पार्ट में? दो पार्ट में। दो पार्ट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो हमें पे करनी है 1 साल के बाद, और 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो हमारी हो गई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जैसे कि मान लो मैंने किसी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और बैंक से मैंने एग्रीमेंट कर लिया भैया 1 साल के बाद पे करूंगा, तो वो क्या आ जाएगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। या मैंने डिबेंचर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू मतलब ये भी एक तरह का लोन होता है। मैं आपको 12th में बताऊंगा कि डिबेंचर एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है। तो मैंने डिबेंचर इशू कर दिया। अभी आप फिलहाल के लिए मान लीजिए कि भैया एक लोन होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म, पहले लॉन्ग टर्म की बात करें, विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल है यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन हो गया, या लॉन्ग टर्म हो गया, या फिर डिबेंचर्स हो गए, ठीक है जी। मतलब आप अभी के लिए मान लो लोन होते हैं ऐसे लोन जो हमें पे करने हैं 1 साल के बाद, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऐसा कर्ज होता है जो हमें पेड करना है 1 साल के अंदर अंदर, विच आर टू बी पेड नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल है, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? क्रेडिटर। क्या ले रहा हूँ बेटा जी? क्रेडिटर। जी हाँ, यहाँ पर क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो हमें पे करना होता है 1 साल के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है। सर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कंज्यूम कर चुके हो अपने घर में, देखना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है बाद में, जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हो, उसका बेनिफिट आप उठा चुके हो, लेकिन बिल क्या हो जाता है आप पर आउटस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है जी। तो उसको वो आपको क्या पे करना था? 1 साल के अंदर ही पे करना होगा, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। आजकल तो क्रेडिट कार्ड की बड़ी फैसिलिटी चल रही है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? बैंक आपको फैसिलिटी दे देती है कि भैया आप हमसे इतना पैसा ले लो और आप उसको यूज कर सकते हो, बदले में बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है, जो भी है उस पर हमें नहीं जाना, बस हमें ये समझना बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक लायबिलिटी होती है जिसका हमें पैसा पे करना होता है 1 साल के अंदर। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन ऐसा मैंने किसी बाहर वाले से लोन ले लिया, भैया काम करो मेरे को ना, मेरा बिजनेस थोड़ा सा ढीला चल रहा है, मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है, एक काम करो आप ना मेरे को कुछ पैसा दे दो। जैसे कि मान लो कई बार क्या कहते हैं कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे होली आती है, दिवाली आती है, तो छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो मतलब दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा उनको क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं शॉर्ट टर्म लोन उठा लेते हैं। वो कहते हैं यार एक बार दिवाली निकल जाने दे, बस सेल होगी और मैं तेरा पैसा बस चुटकियों में मैं तेरा पैसा पे कर दूंगा। तो बस वो ये ऐसा लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, यानी 1 साल के लिए लिया जाता है, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है जी। आई होप बेटा यहाँ तक आपको क्लियर है। बस कुछ बाबू कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये देखना है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, ये बार बार यूज होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, ठीक है जी। सर बात समझ आ गई, अब हम आगे बढ़िए, आगे बेटा चलते हैं। आगे इसमें क्या है
उसके बाद बाबू अगली टर्म्स है, अगली टर्म्स क्या है बेटा, एसेट। अगर बेटा मैं सिंपल वे में बात करूं, एसेट क्या है, एसेट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, या मैं कहता हूं इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, जो आप बिजनेस में यूज करते हो। जैसे कि आप देख लो कोई भी एसेट हो सकता है, जैसे कि कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, भैया ये बिजनेस की एसेट है। जिस पैनल पे मैं लिख रहा हूं बिजनेस की एसेट है। जिस बिल्डिंग में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ये बिजनेस की एसेट है, ठीक है। और भी कई सारी एसेट हो सकती है, जहां जहां आपकी बिजनेस के अंदर जो जो चीजें आप यूज करोगे वो एसेट है, ठीक है। तो कहता है एनीथिंग, एनीथिंग विच इज पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस या फिर इंटरप्राइज। मेरी बात समझ पा रहे? इन अदर वर्ड एनीथिंग विच विल एनेबल टू द फर्म गेट कैश और प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यानी कि या तो आपको कैश मिलेगा या फ्यूचर में उससे प्रॉफिट, आप उससे बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। अब ये बेटा एसेट कितने तरह की होती हैं वो आगे देखते हैं। कितने तरह की होती हैं सर? ये होती हैं 5 तरह की। कितने तरह की होती हैं? सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी फिक्स एसेट की। किसकी बात करेंगे? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ऐसी एसेट होती है जो नॉर्मली ह्यूज अमाउंट उस पर स्पेंड होता है, मतलब मैं कहूंगा कि विच गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। सबसे सिंपल भाषा में ऐसी एसेट, फिक्स एसेट वो एसेट होती है जो हमें 1 साल का ज्यादा का बेनिफिट देती है। सर एग्जांपल देके एक बार बताओ ना कौन सी? जैसे कि बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, आप बिजनेस में कोई लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर रहे हो, वो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगी। जिस बिल्डिंग में ये रिकॉर्ड हो रहा है ऑब्वियसली बात है 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी प्लांट है 1 साल का ज्यादा का बेनिफिट, कोई भी कार है, कोई भी फर्नीचर है 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से है एसेट। ये तो मैंने एक प्रेजेंटेशन दे रखा है कि इसमें सर एक मिनट बेटा जी, ये थोड़ा सा आगे चला गया। एनीथिंग, ये हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं एसेट की। एसेट को हमने आगे बाइफरकेट कर रखा है 2 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट के अंदर बेटा जी? 2 पार्ट के अंदर। एक तो है करंट फिक्स एसेट और एक दूसरी है करंट एसेट। तो हम पहली बात पूछ रहे हैं, फिक्स एसेट ऐसा एसेट होती है विच गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, और करंट एसेट आर दोज एसेट विच गिव्स बेनिफिट विद इन 1 ईयर। तो आप बात समझ पा रहे हैं? दोज एसेट विच हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज फॉर द बिजनेस पर्पस प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज नॉट मीन रीसेल, यानी कि ऐसी एसेट जो रीसेल के लिए नहीं होती है। इसका एग्जांपल देखो, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, ठीक है जी। उसके बाद बाबू मैं बात कर रहा हूं करंट एसेट की। किसकी? करंट एसेट की। तो पहले सर एक बार इसके आप फिक्स एसेट की बात करें, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं। और ये बेटा यहां पर मैंने कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है। किसकी? भैया प्लांट एंड मशीनरी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होती है। फर्नीचर एंड पिक्चर्स आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। मोटर व्हीकल इधर ट्रांसफर हो गया, मोटर व्हीकल, ठीक है जी। आई होप आप इसको इंटरलिंक कर पा रहे हैं। उसके बाद बेटा जी बात करते हैं किसकी? बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट कौन सी एसेट होती है? विच गिव्स बेनिफिट मोर देन या विद इन 1 ईयर। करंट एसेट नॉट अ मोर देन, विद इन 1 ईयर। देखिए जी, करंट एसेट क्या होती है? दोज एसेट विच आर मीन फॉर सेल, करंट जो सेल के लिए होती है, विच और द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू द कैश, मैनेजमेंट जिसको कैश के अंदर बेटा जी कन्वर्ट कर सकता है विद इन 1 ईयर, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्टॉक, रॉ मटेरियल, अब वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, या वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। स्टॉक, डेटर। सर डेटर कौन होता है? डेटर अभी के लिए हम बता देते हैं कि डेटर वो होता है जिसको हम गुड्स सेल करते हैं। सर जिसको गुड्स सेल करते हैं वो डेटर नहीं, जिसको गुड्स सेल करते हैं और वो पेमेंट हमें 2 या 3 महीने बाद देता है, उतने टाइम के लिए वो व्यक्ति। जैसे कि मैं आपको गुड्स सेल करूं, जी हाँ, आपको मैं गुड्स सेल करूं और गुड्स मैं सेल कर रहा हूं और आपने मुझे कहा कि सर हम 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। कितने महीने बाद पेमेंट करेंगे? 3 महीने बाद।
तो आप 3 महीने तक मेरे डेटर हो गए, मेरी एसेट हो गए, करंट एसेट हो गए, यानी कि आप मुझे 3 महीने के अंदर पेमेंट दे देंगे, यानी 1 साल के अंदर ही है ना। जी सर, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटर। और कई बार क्या होता है, बिल रिसीवेबल। कई बार क्या होता है बेटा, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल की, अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं, बिल रिसीवेबल क्या होता है, देखो मैंने आपको गुड्स बेचे, आप अननोन पर्सन हो, मैंने आपको गुड्स बेचे और आप कहते हो कि सर मेरे पास पैसा तो है नहीं। मैंने कहा फिर तो गड़बड़ है, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो आपने कहा मैं सर मैं दे दूंगा। मैंने कहा दे दूंगा का क्या मतलब होता है दे दूंगा, एक काम करो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, आप उस पर प्रॉमिस करो, मुझे लिख कर दो। उस डॉक्यूमेंट को मैं क्या कहूंगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट एसेट है, आज नहीं तो कल मुझे उस डॉक्यूमेंट के बदले पैसे मिलेंगे। यस और नो, जी सर। और इसकी टेंशन मत लेना, ये बिल रिसीवेबल और क्या होता है ये बेटा आपके इसमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा बिल रिसीवेबल होता क्या। उसके बाद है बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हो, बोलो हाँ के ना, हाँ सर कराते हैं। आप बेटा इस डेट पर यहाँ रिचार्ज कराते हो और उसके बाद उसका बेनिफिट आगे लेते हो, यानी आप एडवांस में रिचार्ज करा लेते हो, उसका बेनिफिट आप आगे लेते हो। यस और नो, तो वही चीज है। तो बेटा यहां तक मैंने आपको बताया फिक्स एसेट क्या होती है, करंट एसेट क्या होती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे क्योंकि टर्म्स है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, थैंक यू।